है कि एक वर्स्ट कंडीशन हमारे ज़हन में होती है, एक वर्स्ट कंडीशन होती है हमारे ज़हन में कि हमें थोड़ा-सा पेसिमिस्टिक सोचना होता है एक तरह से, हमें एक वर्स्ट कंडीशन भी ज़हन में रखनी होती है कि यार ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना? तो वो सामने रखते हुए हम प्लान बनाते हैं अपने असेसमेंट्स को भी, ट्रेनिंग्स को भी, और जिस तरह कोई भी आर्मी हो या कोई और स्ट्रक्चर्ड कोई भी इंतजाम हो या साइकेट्री जिसको हम एक स्ट्रक्चर्ड चीज समझते हैं। मैं एक सेकंड, मुझे एक बंदे को ऐड करना है। ये हमारा हो गया ऐड, हमारा इज ट्राइंग टू ऐड, एक सेकंड। ओके चलो, तो हमें जब हम स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं तो उसमें एक गाइडलाइन बनानी पड़ती है कि किस तरह मरीजों को अप्रोच किया जाए, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स फॉलो किए जाएं, कौन कौन सी ऐसी पीस ऑफ एडवाइस है जो थ्रू नंबर ऑफ ईयर्स वी थिंक इट्स वेरी इफेक्टिव और पेशेंट्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और बहुत सारे सवाल जो कल भी हुए थे, जो सवालात होते हैं उसमें अक्सर ये एक सवाल बहुत कॉमन है कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए जब मरीज ये बात कर दे, जब इमरजेंसी में मरीज बहुत ज्यादा ववेला मचा रहा है, शोर कर रहा है, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो उस स्टेज में पेशेंट्स के राइट्स क्या हैं, डॉक्टर्स के राइट्स क्या हैं, क्या डॉक्टर को मैनेज करना चाहिए, क्या सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए, क्या सिक्योरिटी पुलिस वहां पे तैनात। अब एक डायलेमा ये है कि हमारे सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है कुछ। जब हमारी रिसर्च अ बिट डिस्क्रिमिनेटरी रिसर्च, थोड़ा आहिस्ता बोल देता हूँ मेरे ख्याल में हेलो हो जाएगी बेहतर। मैं अच्छा चलो एक सेकंड में चीज करता हूँ, ट्राई करता हूँ। मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, उससे प्रॉब्लम इट माइट गेट बेटर। Just give me 10 seconds. वो मोबाइल से ना आई वाज पुटिंग अच्छा जी, अब बेहतर है आवाज? जी सर, आवाज जी सर बेहतर हो गई है सर। वो जिब्राइल को काइंडली ऐड कर लीजिएगा, वो कह रहा है कि उसको आपने ऐड नहीं किया अभी तक। ओके ओके, आगे जिब्राइल साहब आ गए। जी सर, जिब्राइल साहब भी आ गए। ऑलराइट, अच्छा सो Jibril, you are here? जी सर, वो म्यूट किया उसने। जी अच्छा, अच्छा तो वापस आते हैं, एक सेकेंड। तो ये जो प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स को कैसे अप्रोच किया जाए, दैट इज अ बिग इशू। और वो इशू इसलिए है क्योंकि उसकी तो हम बात कर रहे थे कि जो रिसर्च है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। रिसर्च जो है वो ये शो करती है, क्या नाम है, यूशे आप यार फेसबुक पे भी ये डाल दो गूगल मीट वाला, somebody wants to add to डायरेक्टली आ जाए। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं तो बीच में डिस्ट्रप्शन हो रही है। आप अपने कहीं अकाउंट पे ना वहीं नीचे वहां पे लिख दो कि इस वाले
गूगल मीट के थ्रू आ जाए। जी सर, वो जहाँ पर आपने जो पोस्ट किया हुआ है मैं उधर उसके नीचे कमेंट कर देता हूँ कि आप इधर आ जाएं, वो आ जाएंगे। कमेंट कर, मैं टाइम कुछ करूँ, वेस्ट ना हो, आगे चलते हैं। आप लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? प्रेजेंटेशन जी सर नजर आ रही है। ओके, तो अब मसला ये है कि जो रिसर्च, जितनी रिसर्च होती है वो इस बात पे उसका फोकस है कि मेंटली इल कौन है। मेंटली इल कौन होने का मतलब ये है कि कभी भी रिसर्च ये फोकस नहीं करती कि हु आर द पीपल हु आर मेंटली वेल, ठीक कौन से लोग हैं, बजाय हम, ये बिल्कुल वैसी बात है जिसमें हम प्रिवेंटिव मेडिसिन में जाने की बजाय वी आर मोर कंसर्न अबाउट पैथोलॉजी। हम ज्यादा पैथोलॉजी को ढूंढ रहे हैं, हम ज्यादा साइकोपैथोलॉजी की तरफ चलते हैं, हम ज्यादा कोशिश होती है हमारी कि हमारी ज्यादा कोशिश होती है कि हम बीमारी को ढूंढें, बीमारी का इलाज करें। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड ओवर ये एक प्रॉब्लम है। इसके बारे में बहुत सारा काम भी हो रहा है, बात भी हो रही है। मेंटल इलनेस को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ में क्या फर्क है। क्या ये दोनों चीजें मुतजाद हैं? क्या ये दोनों चीजें बहुत, इनमें कोई फर्क है? क्या ये ऑपोजिट है बिल्कुल? तो ये जो सवालात हैं ये हम लोग अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि जब हमने किसी पेशेंट को अप्रोच करना होता है, वी डोंट रियली नो कि इज ही अ पेशेंट और environment has made the person into a patient, the person who is reacting in a certain way. Just so one of the problems is that we are not really clear that how to differentiate, because there is no lab test which can tell that this one person is a patient or this other patient is a person, is a kind of normal person. ये जो चीज है इसको हम आज डिमार्केट करेंगे। वी विल ट्राई कि कोई एक छोटी सी गाइडलाइन डिस्कस करें जिसमें आपको थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर कट चीजों का आंसर पता हो कि हाउ टू मूव अराउंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। चार चीजें इसमें अहम हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है मेंटल इलनेस का, इसमें इट्स नॉट एन एवरेज। ये एवरेज से हम ब्लड प्रेशर का निकालते हैं, आईक्यू का निकालते हैं, विजन में हम स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं। सो मेंटल हेल्थ इज एंटायरली स्ट्रेंज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको अभी तक पूरी तरह नहीं समझा जा सका, लेकिन मुख्तलिफ जावियों से उसके बारे में तहकीक की गई है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है समझना, उसकी जो माहौल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जो अफ्रीका में अगर आपको सिकल सेल है तो इट कुड बी काइंड ऑफ अ लाइफ सेविंग थिंग, but if a person is having a sickle cell anemia in, let's say, New York, so that would be a pathology. So a single state could be pathological at some place, and at the other place it could be life saving. फिर हम बात करते हैं जो इंडियन मिस्टिक है, जो जो योगी होते हैं, जो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं और वो बहुत कम खुराक के ऊपर जिंदा रहने की सलाहियत उनमें होती है। ठीक है, सो अगर आप उसको कंपेयर करें कैटाटोनिक से, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया से, तो कहां लाइन ड्रॉ करेंगे कि हु इज इल, हु इज विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। फिर आता है कंटेमिनेशन बाय वैल्यूज। कंटेमिनेशन बाय वैल्यूज का मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि मेंटली फिट या हम बात करते हैं मेंटली इल, तो वी हैव टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज फिट फॉर व्हाट, कॉम्पिटेंट फॉर व्हाट, डिसेबल फॉर व्हाट। सो हमने एक ब्रॉड किस्म का हमें एक ड्रॉ करना पड़ता है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हम इलनेस को, इसीलिए जब भी हमें कोई पेशेंट मिलेगा ये सारे पॉइंट सामने रखते हुए वी विल ट्राई टू क्रिएट अ ब्रॉड comprehensive kind of account कि this person is having these kind of difficulties and probably इस वजह से पेशेंट हमारे पास आया है, probably we will approach him from this angle, probably we will deal। तो हमें बहुत
आम मेडिकल जो बाकी फील्ड्स हैं उसकी बनिस्बत इसमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है आपको, कुछ कल्चरल चीज़ों का भी, अदब का भी पता होना चाहिए, कुछ फ़लसफ़े का पता होना चाहिए, कुछ साइकोलॉजी से लगाव होना चाहिए, क्योंकि अगर एक आप एग्जांपल सोचें, अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है, तो अब ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक वाला उर्दू बोलता है, पंजाबी बोलता है, जो मर्ज़ी ज़बान बोलता हो। वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द हार्ट सिम्पटम्स एंड साइंस, वो हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं बायोलॉजिकली। हाँ, शुरू में हिस्ट्री लेने में कहीं न कहीं वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बनिस्बत अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर कोई साइकियाट्रिक पेशेंट है और लैंग्वेज बैरियर है या कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है, किसी और कल्चर से बंदा आ गया है, अब बहुत मुश्किल होगी कि कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, अब बहुत मुश्किल होगी कि उसको कैसे समझा जाए, उसके यूनिक बैकग्राउंड को किस तरह समझा जाए। इसलिए जब जॉब्स के लिए साइकियाट्रिस्ट जाते हैं बाहर, साइकियाट्रिस्ट जॉब जाते हैं, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर देम टू understand so one of the problems which we face is that how to define a common psychiatric emergency. तो इसमें आज का, क्योंकि we wanted to see particularly कि how to deal with an aggressive patient, लेकिन aggressive patient हालांकि हमारे लिए सबसे important होता है, क्योंकि नाम से ही it represents a big challenge. तो इसको आप दो तीन तरीकों से सोच सकते हो. It could be a how to approach a patient with a challenging behavior. Yeah, you can say how to approach a patient who is coming with some violent gestures. इसको आप a patient coming with suicidal or homicidal impulses. या आप इसको a patient coming with a history of some kind of assault or abuse. इन तमाम कैटेगरीज में जो अप्रोच है उसको हम आज डिस्कस करेंगे. Okay, so a psychiatric emergency is basically, it's about any condition, any disturbance in thought, feelings, and actions. Anything which is bringing a change that could be a potential emergency, और उसके लिए पेशेंट को लाया जा सकता है. समटाइम्स इमरजेंसी में लाया जाता है, समटाइम्स ये बहुत दफा ऐसा होता है कि आउटडोर में लाया जाता है. तो a lot of ifs and buts can happen. लेकिन ये जो 5 कैटेगरी हैं, मोस्टली ये चीजें हम ज्यादा गौर से देखते हैं, जिसमें वॉयलेंस होना, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट होना, ड्रग्स का इस्तेमाल होना, और मुख्तलिफ किस्म के सोशल इश्यूज. समटाइम्स a patient is referred from a court for kind of assessment of his competence. तो जब competence के लिए patient आता है, तब again we ask the same question: competence for what? So sometimes the competence is about making a will. Sometimes the competence is about standing on the court and listening to the allegations against the person. Sometimes the competence is about to get married. Sometimes the competence is about to make a business transaction. In तमाम conditions में जब patient आते हैं, तो बड़ी forensically we have to be aware, because there are a lot of hidden agendas. आम तौर पे जो patient आपके पास आता है, तो
you think that the patient is coming and he is very much honest and he's coming for your help, and जो भी आप उसको बात करोगे वो आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो आमतौर पे पेशेंट डॉक्टर का इस तरह का रिलेशनशिप हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। बट साइकेट्री में समटाइम्स patient is coming with an agenda. He's coming and presenting you a picture which probably might not be true, because the patient जब आता है वो he's not very forthcoming with the history of assault, history of abuse, or history of some kind of benefit which he wants to take out of you, ठीक है। Because whatever you write, तो मुझे अभी कल भी there was this person, तो he was saying, डॉक्टर साहब क्या आप लिख सकते हैं कि मुझे कोई साइकेट्री का मसला है। तो I told him कि भाई पाकिस्तान में the psychiatric patients who are really psychotic, उनके लिए we have to fight for number of years to prove that they are psychotics. इसका मतलब है कि बहुत कम चांस है, पूरी दुनिया में भी बहुत ही कम 0.0001% चांस है कि a person can successfully appear as a psychotic patient and get away with some serious crime, ठीक है। तो ये एक forensic point भी यहाँ पे बहुत अहम है, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। अच्छा, अब जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा, हम अब दो बातें सोच रहे हैं, either you are sitting in an outdoor or you are in an emergency room or you are in the department. So जब पेशेंट आएगा, इंटरनेशनली ये चार बातें सोची जाती हैं कि आपका ट्रीटमेंट सेटिंग कौन सी है, क्या सेफ्टी है वहां पे, और सिक्योरिटी है कि नहीं। बल्कि दिस इज मोर लाइक अ नॉर्म, इसके ऊपर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। सो आइडली व्हेन अ साइकियाट्रिस्ट इज गोइंग समवेयर for an emergency assessment, it has to be safe and secure environment, ठीक है। सो अगर environment safe नहीं है, बहुत दफा practically you are the only doctor, क्योंकि पूरी दुनिया में मोस्टली ऐसा होता है कि psychiatrist is at a very lonely place जब आप हाउस जॉब करते हैं। so once you decide to kind of continue with the psychiatric field, बहुत दफा ये होता है कि अगर आपने कोई और हाउस जॉब की हो उससे पहले, तो यू फील वेरी अलोन, बिकॉज इसमें आमतौर पे एक बंदा एक ड्यूटी पे होता है, कोई रौनक नहीं होती, मरीज दवाइयां लेकर सोए हुए हैं, अपने अपने कामों में मगन हैं, इंट्रोवर्ट हैं बहुत ज्यादा, जो एक्सट्रोवर्ट हैं उनको आप दवाइयां शवाइयां दे के उनको भी आप सुला सुलू देते हैं, ठीक है ना। सो इट हैज एक सेपरेट किस्म का इसका मिजाज है। तो safety and security comes number one. We have to ensure that हम खुद we are safe and kind of sound. यहाँ पे एक मसला ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि you are safe। तो उसके लिए जो recommendations हैं वो कहती हैं कि you must have a certain number of staff present. Everyone should know about their respective responsibilities. So if there is an emergency, there is a kind of a plan कि किस तरह कौन क्या किस वक्त करेगा, ठीक है ना। सो अगर आप तो वार्ड्स में रूटीन में क्या होता है कि इस किस्म की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि if you need somebody, so a nurse knows if she needs some help, she will call the doctor knows, the house officer knows कि he is going to report to the medical officer knows के senior registrar is there to help out, और उसके बाद SR knows के assistant professor is there, and then करते करते professor तक, ठीक है। और sometimes even above the professor, because sometimes administration की help चाहिए होती है, कई दफा आपको पुलिस को बुलाना पड़ता है, कई दफा आपको सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ता है sometimes। तो ये एक थोड़ा सा और किस्म का फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक तो मेडिकल वालों से भी राब्ता रखना पड़ता है, दूसरा इमरजेंसी से भी राब्ता रखना पड़ता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट से भी एक अच्छा लाइजॉन क्रिएट करना पड़ता है। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कोई और डिपार्टमेंट अपना पेशेंट आपको भिजवाता है बिकॉज द पेशेंट हैज some of the psychiatric symptoms. ऐसी सूरत हाल में when a patient is referred to you और उसको कोई symptoms भी हैं, तो when the patient comes,
So what happens is that the patient is having such an organic issue that probably his needs are to be in a medical unit. For example, if the patient is having, let's say, encephalitis, so a patient of encephalitis should primarily be dealt with in a medical or neurological unit. So सारे पेशेंट्स का क्लियर कट आंसर नहीं होता, लेकिन मोटी मोटी बात यही होती है कि जहां पर जिस पेशेंट की जो नीड हो उस हिसाब से अप्रोप्रिएट सेटिंग मौजूद होनी चाहिए. आगे चल के बात करते हैं कि पेशेंट्स इफ दे आर ऑफ पीडियाट्रिक और एडोलेसेंट एज, उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी, बच्चों की डिफरेंट नीड्स होंगी. एडोलेसेंट पेशेंट्स का एक और किस्म का चैलेंजिंग बिहेवियर होता है. Violence in the emergency room cannot be condoned or tolerated. ये बहुत रेलिवेंट बात है हम लोगों की या हम लोगों के हवाले से कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में violence should be unheard of. It should be an exception rather than the norm. ठीक है ना? तो उसका मतलब है इमरजेंसी रूम से पहले ही, बहुत पहले ऐसे चेक्स होने चाहिए. सिक्योरिटी चेक्स कर लें, स्क्रीनिंग चेक्स कर लें. A certain number of people should not be able to pass through the corridor. कुछ ऐसा चेक होना चाहिए कि इमरजेंसी रूम में कोई ऐसा, बिकॉज इमरजेंसी में एवरी पेशेंट इज वेरी फ्रेजाइल. तो आप कोई भी एक बंदा, उसको ये राइट नहीं होता कि वो अपनी बात मनवाने के लिए, बताने के लिए पूरे के पूरे माहौल को स्ट्रेस्ड आउट कर दे. ठीक है. कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ स्टाफ मेंबर्स एंड पेशेंट्स मस्ट बी क्लियर. बार बार ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि कंडक्ट के बारे में स्टाफ मेंबर्स को भी मालूम हो कि अगर किसी को बेइज्जती महसूस हो गई है, किसी को लगता है कि उसको कोई बहुत किसी ने बुरा भला कह दिया, तो दे मस्ट नो कि उनकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं और उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. यहाँ पे ये पॉइंट अहम है कि सिक्योरिटी इज बेस्ट मैनेज्ड एज अ क्लिनिकल इशू बाय द क्लिनिकल स्टाफ, नॉट बाय द लॉ एनफोर्समेंट. इसका मतलब ये होगा कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज केसेस कि अगर पेशेंट या उसके मेंबर्स पिस्तौलें या बंदूक लेके आ गए हैं, तो ये तो एक वैसे ही इट्स काइंड ऑफ अ ब्रीच ऑफ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. सो वंस आई वाज कॉल्ड एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल, तो वैसे तो वो नहीं बुलाते, कभी कभार बहुत मसला हो तो बुलाते हैं. सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर, तो द पेशेंट, वो कोई ड्रग एडिक्ट था बहुत जबरदस्त किस्म का, एंड ही हैड लाइक 7-8 गार्ड्स, सबने गन्स उठाई हुई हैं. अब ऐसा बंदे से कौन बहस करेगा? नोबडी इज गोइंग टू टॉक टू दैट पर्सन. और वो बंदा ओपीएम उसने ली हुई है, 200-300 टीके. दैट वाज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टीके मैंने ओपीएम के टीके किसको लेते हुए देखा था. तो उसकी डेली डोज 200 से लेके 300 तक थी. तो देयर वाज अ गाय जिसकी ड्यूटी होती थी हर थोड़ी देर के बाद इंजेक्शन लगाना. तो एक मदहोश सी कंडीशन में, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. बहरहाल आई वेंट ओवर देयर, वी काइंड ऑफ टॉक्ड अबाउट थिंग्स, वी सैट डाउन. तो आपने ये याद रखना है कि कोशिश करनी है सिक्योरिटी को असेस करके देन प्रोसीड विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. जो हम आज बातें करेंगे उनमें से जो चीज वहां पे सादिक आती हो, अप्रोप्रिएट हो, you can proceed with that. Now staff must understand the patient's physical and emotional distress. तो हम आमतौर पर जो स्टाफ ट्रेनिंग करते हैं, जो हम स्टाफ ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, उसमें हम यही बात ज्यादा बेसिकली उसको हाईलाइट करते हैं कि वी हैव टू बी मोर काइंड ऑफ, वी शुड अंडरस्टैंड देयर कंडीशन. बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको मैं भी जानता हूँ, मेरे करीबी दोस्त भी हैं, तो उनका एक असूल है, वो कहते हैं जी पेशेंट जो मर्जी कह ले ठीक है, लेकिन उसका केयर गिवर कुछ ना कहे. सो आई आस्क देम कि यार हाउ डू यू नो दैट द केयर गिवर इज नॉट द पेशेंट? जो ऑब्वियस पेशेंट है वो तो है ही, बट वी ऑल नो दैट साइकोसिस हैज 10% जेनेटिक ट्रांसमिशन. अगर कोई पेरेंट साइकोसिस का पेरेंट भी आता है, तो one of the parent has some kind of some problems going on. So थोड़ी सी जो empathy है वो केयर गिवर्स तक भी पहुंचानी चाहिए. ये एक ट्रियाज है, एक तस्वीर है जो हम फॉलो करते हैं. If a patient walks in, there could be 3 modalities. Patient could be referred from another liaison place, medical unit 1, 2, 3, 4, emergency unit, plastic surgery, किसी भी जगह से आ सकता है पेशेंट. एम्बुलेंस में आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या
ओपीडी में पेशेंट आया है, तो जो पेशेंट आता है वहां पे फिर उसको आमतौर पे चेक किया जाता है। साइकेट्रिक इमरजेंसी सर्विस का मतलब है हमारे पास कोई डेजिग्नेटेड म्यो में ऐसी सर्विस नहीं है, लेकिन आमतौर पे क्या होना चाहिए, जब किसी पेशेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो उसको उसके वाइटल साइटल्स हम आउटडोर में वैसे ही करते हैं, हमारा डॉक्टर ही चेक करता है। बाहर के मुल्क में क्योंकि डॉक्टर्स बहुत थोड़े होते हैं तो नर्सेज भी दे आर वेरी एक्टिव। तो यहाँ पे आपको जब ऑर्गेनिक केस लगे आउटडोर में, आपको लगे कि कोई नशा का केस हो सकता है, ऑर्गेनिक केस हो सकता है, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, यू रिक्वेस्ट द ओल्ड रिकॉर्ड्स, वाइटल साइंस लेंगे, साइकेट्रिक जो चीजें हैं उसमें आप देखेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो उस थोड़ी देर में आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो केयर गिवर मौजूद है, उससे आप अपनी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करेंगे। और if you need some medical evaluation, you need some medical input, you will refer the patient to that unit. Sometimes हम emergency में भेजते हैं कि जी सारे लैब टेस्ट करवा लें, अगर ठीक हुए तो we will consider hospitalization। और इन पेशेंट को सो प्रैक्टिकली एक हाउस ऑफिसर का काम आउटडोर में सिर्फ ये है कि पेशेंट्स को जब वो एडमिट करने के लिए सोचे तो अपने सीनियर से डिस्कस कर ले। He should make sure that the patient is not an organic patient। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने अपना जो बेसिक एग्जामिनेशन है वो नहीं भूलना, बेसिक एग्जामिनेशन करना है। अगर वाइटल्स ठीक हो, अगर मोटे मोटे जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो ठीक है, तो मोर और लेस द पेशेंट इज ऑल राइट, वी कैन गो एंड वी कैन प्रोसीड विद हिज एडमिशन। मिनिमम इवैल्यूएशन क्या होनी चाहिए पेशेंट की, तो इसमें ये 5 बातें बहुत अहम है। इसमें नंबर 1, you have to think that is this patient safe to be in the emergency room। तो जो हमने शुरू में सेल्फ प्रोटेक्शन की बात की वो यहाँ पे आपने वो करनी है। नंबर 2 है कि you have to rule out organic conditions, जो हमने बात की कि we have to rule out all the alternating diagnosis जो हो सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि is it an organic case or is it a psychiatric case or psychiatric symptoms secondary to a medical cause or medical cause secondary to psychiatric cause। फिर you have to ask yourself that is this patient psychotic। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब कोई पेशेंट साइकोटिक होता है तो उसका फंक्शनिंग लेवल ऑटोमेटिकली 40 आउट ऑफ 100 पे चला जाता है। आम पेशेंट आमतौर पे ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग स्केल को अगर आप देखें, GAF स्केल कहलाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि एक आम पेशेंट जो आ रहा है या एक आम बंदा 70, 80, 90 पे his condition is about 80, 90, he's doing his work, he's going meeting people, he's taking care of himself। But when the person is psychotic, he's out of the reality। So we start with the 40, और उसमें अगर suicidal है, homicidal है, कोई delusions हैं, तो स्कोर और कम होता जाता है and it calls for hospitalization। Fourth question is you ask about is the patient homicidal or suicidal। दोनों के लिए अपने लिए अलग से evaluation करते हैं, हम ब्रीफ केस पे बात करेंगे। And then you'll ask yourself कि is this patient capable of taking his own self care। तो सेल्फ प्रोटेक्शन में आपने जैसे हमने पहले बात की कि you will be already suspecting some kind of violence। आप चेक करोगे, उसकी तलाशी लोगे, इर्द गिर्द कमरे में वार्ड में कोई सर्दियों में हीटर नहीं होने चाहिए, तारे नंगी नहीं होनी चाहिए, चाकू छुरी नहीं पड़ा होना चाहिए। साथ वालों को भी चेक करें, जो दूसरे लोग हैं उनकी भी छुरी चाकू इस्तेमाल की जा सकती है। आपस में पेशेंट कई दफा आप देखते हैं कि मैनिक्स को इकट्ठे एडमिट कर देते हैं लोग गलती से ना, कि पहले बेड पे भी मैनिक था, दूसरे पे बेड, तो ये लोग मिलके और वायलेंस फैला सकते हैं। सो एक हॉल में कोशिश करें एक ही डिस्ट्रक्टिव पेशेंट हो या दूर दूर पेशेंट मौजूद हो, ठीक है। फिजिकली अगर उनको रिस्ट्रेन करना पड़े तो कोई ट्रेन्ड लोग हों, जबरदस्ती उसके कोई हड्डी शड्डी ना डैमेज हो जाए। लड़ाई करते वक्त कोई भी जो अनट्रेन बंदा है वो तो लड़ेगा जिस तरह के नॉर्मल बंदा रिएक्ट करता है ना, तो यू हैव टू ट्रेन देम। देन यू हैव टू मेक sure that the patient who is admitted, you write on the file that the patient has done self injury। अगर मार्क्स हो या वो पेशेंट आपको बताया कि मेरा दिल करता है
यू टेक अ सुसाइडल हिस्ट्री, हम बहुत ब्रीफली इस पे बात करेंगे, यहाँ पे सुसाइड को सेपरेट बात करेंगे. You have to prevent the patient from himself and you have to prevent others from that patient also. इसमें आप क्या करें कि पेशेंट से बात करें, अगर उसका ज़हन ठीक चल रहा है एक हद तक, tell him that the violence is not acceptable. If the violence happens, a certain kind of things have to take place. The patient might be restrained in a closed room, he might be getting medication. ये प्यार से, आराम से, non-threatening manner में बात होनी चाहिए. The patient should feel that he is also being listened to. कई दफा patient is very paranoid because he thinks that you are kind of with the family members, you are conspiring against the patient. तो ये तमाम ख्यालात उसके, you have to question him, you have to answer him, उसके बाद सुने. और टीम्स रेडी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट में आपके जब आप खतरनाक पेशेंट देख रहे होते हैं समाओ, तो आप खुद ही थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेते हैं. यू आस्क योर कलीग टू बी अराउंड, आप वर्कर्स को 2-3 को कहते हैं कि आप यार करीब रहें. पेशेंट के हम फैमिली मेंबर्स को भी इस्तेमाल करते हैं, और कई दफ़ा नए नए फैमिली मेंबर्स होते हैं तो दे डोंट नो कि दे हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. तो कई दफ़ा वो खड़े मुंह उठा के हंस रहे होते हैं, इतनी देर में पेशेंट शीशा तोड़ तोड़ के बाहर छलांग लगाने की कोशिश करता है ना. तो जब आप उसको एडमिट करें, कोई खतरनाक पेशेंट आपने एडमिट कर लिया, तो जरूर स्पेंड सम टाइम विद द पेशेंट्स फैमिली, टेल देम व्हाट कुड बी द वर्स्ट हैपन, उसको पता होगा कि, और फिर आप अपनी फाइल पे नोट भी करें दैट द पेशेंट्स बिहेवियर वाज नोटिस्ड, वायलेंस रिस्क असेसमेंट वाज डन, और उसके लिए यही हमने प्लान बनाया है, दवाई का सोचा है, सीनियर को हमने इन्फॉर्म किया है, और जो आपने किया वो आपने बताना है उसको. पेशेंट सेफ्टी के हवाले से एक खास पॉइंट ये है कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट इज दिस पेशेंट राइट नाउ इन द करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं वैल्यूएशन अभी करूं. यू कैन ऑलवेज डू द वैल्यूएशन लिटिल बिट बेटर, अगर लिटिल बिट लेटर. सो इफ अ पेशेंट इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, आप उसका एक बुनियादी वाइटल चेक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, एक लाइट से मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कर सकते हैं. बाद की चीजें बाद में भी हो सकती हैं, कोई खतरे वाली बात नहीं है, तो हम उसको बाद में भी डील कर सकते हैं. The self-assessment should go on throughout the evaluation. अब the question is that you have to do a self-assessment also. Evaluation के बीच में आप अपने आप को भी देखें कि what is going on, how are you feeling. हो सकता है on that particular day you are not feeling well, you are not really at the kind of top of your condition. Mostly, unless कि आपकी जान को खतरा हो या बहुत सीरियस मसला हो, mostly the physical and emotional safety of the patient takes priority. तो अगर आपकी खुद कंडीशन ठीक नहीं है, you are very upset, you can change the duty, you can ask the patient to be referred to somebody else, या कोई ऐसी बात हो सकती है. लेकिन पेशेंट पे गुस्सा ना निकालें, ज़्यादा कोशिश करें कि अपने इमोशंस को भी वॉच करें, और गुस्सा आने से पहले थोड़ा सा पहले ही कुछ ना कुछ स्टेप्स ले लें. इसके बाद ये लिस्ट है मेडिकल कॉजेस की जो मेंटल डिसऑर्डर्स की हो सकती है, या वो साइंस जो बताते हैं कि दिस कुड बी अ मेडिकल कॉज. तो एनी एक्यूट हिस्ट्री जिसमें एकदम से पेशेंट पहली दफ़ा आपके पास पहुंच गया, फर्स्ट एपिसोड है, ओल्ड एज है, कोई उसको रिसेंट उसका पेट खराब हो गया था, उसको कोई सर पे चोट लग गई थी, उसने कोई ड्रग्स ट्राई कर ली, या कोई रिसेंट सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई, या कोई मेंटल स्टेटस साइंस आपको जो अलर्टनेस के, डिसओरिएंटेशन के, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस का पार्ट है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का, अगर वहां पे कोई चीज नजर आती है, दैट कुड आल्सो point that the person is having some kind of medical kind of problem. So उसमें आप पहले you might consider doing a detailed history, a good physical examination, and some preliminary neurological examination. आप याद रखें, आप खुद ही जब एग्जामिन करेंगे बार बार, you will be able to pick signs and symptoms, और उसके बाद जब न्यूरोलॉजी की कॉल भी आप करवाते हैं, तो आपको जो आपका अंदाजा होगा, आपको पता चल जाएगा कि बेहतर है कि नहीं बेहतर.
इसके बाद जो पेशेंट आपके पास आ रहा है जो बड़ा वायलेंट है, जो गुस्से वाला है, एग्रेसिव है, समटाइम्स ही इज सुसाइडल। जो गुस्सा है वो अपने ऊपर निकालने का नाम ही सेल्फ हार्म और सुसाइड है। तो वो पर्सन भी पोटेंशियली बहुत गुस्से वाला है जो अपने आप को मारना चाह रहा है। तो जो बंदा अपने आप को मारना चाह रहा है वो उस हड़बड़ाहट में जब आप उसको परेशान करते हैं तो वो अपना गुस्सा आपके ऊपर भी निकाल सकता है, बिकॉज द पर्सन इज नॉट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सो डू अ सुसाइड रिस्क असेसमेंट, possibly in all patients. Otherwise, you can just ask 1 or 2 questions. You can rule out the possibility. आप एक दो सवाल के बाद अगर वो कह नहीं डॉक्टर साहब कभी नहीं ऐसे सोचा, इस वक्त मुझे कोई ऐसी सोच नहीं आ रही, तो then you can move forward. If patient, कोई पेशेंट अगर कहता है अपने मुंह से कि जी मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। अगर वो झूठ भी बोल रहा हो लेट्स से, तब भी उसके अंदर ज्यादा रिस्क है सुसाइड करने का, बिकॉज द पर्सन इज समहाउ is contemplating to kill himself. अगर उसका बिहेवियर बहुत दफा उसने कोशिश की है और वो हमेशा बच जाता है, तो डोंट ट्राई टू थिंक दैट दिस पेशेंट, डोंट उसको इनवैलिडेट मत करें, उसको उसको पुट डाउन मत करें। Believe him or try to see what the person wants and how you can help the person. Ask about family history of suicide, ask about his pessimistic optimistic thoughts, पूछें उसका क्या चक्कर है, कोई has he lost somebody, has the person gone through some kind of trauma, कोई ऐसी बात तो नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो जब आपको उसको लेबल कर देते हैं, तो पेशेंट को जब आप लेबल करते हैं तो पेशेंट को दूसरे डिपार्टमेंट्स इतने घास नहीं डालते, बिकॉज जब आप कहते हो ये साइकियाट्रिक पेशेंट है तो अब उसको असल मसला भी होगा तो नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पर्सन। ठीक है, हाँ सही बात, उनको प्रीलिमिनरी कॉज देखेंगे लेकिन डिटेल से नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स, psychiatric patients have tuberculosis, they have malnutrition, they have poor vitamin intake, they are suffering from vitamin deficiencies. अब आप सोचिए कि एक पेशेंट आया जो बहुत प्री ऑक्युपाइड है, who is like very much introspective, अपनी सोचों में गुम है, रियलिटी टेस्टिंग खराब है, उस बंदे से सवाल पूछना भी जरा मुश्किल है। तो आपने अपनी पूरी तसल्ली कर लेनी है। अगर कोई नशा वाला मरीज आया है नहीं ओरिएंटेड, तो सिर्फ ड्रग्स नहीं हो सकती, हो सकता है कि वो कहीं गिर गया हो, सर पे चोट आ गई हो, तो उसका जरा सर शर भी चेक कर लें, उसके हाथ पांव भी चेक कर लें। हो सकता है कोई आपको आईवी कोई सिरिंज, कोई निशान या कोई ड्रग्स के या किसी चीज ने काटा हो, कोई ऐसा सुराग आपको शायद मिल जाए। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कि इंटरव्यू लेते वक्त मुख्तलिफ पेशेंट्स के साथ कैसे, कौन से हम चीजें फॉलो कर सकते हैं साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिहाज से। सो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोटिक पेशेंट्स की। साइकोटिक का जो कंडीशन है, जो साइकोसिस है, इट इज, याद रखें, इट इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट बेसिकली अबाउट कि डायग्नोसिस क्या है। प्रैक्टिकली जो भी डायग्नोसिस हो, अगर द पेशेंट इज साइकोटिक, उसका आम अल्फाज में उसका मतलब है कि द पर्सन इज आउट ऑफ रियलिटी। अब प्रैक्टिकल जब आप सोच रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस की बात कहते हैं, तो प्रैक्टिकल पॉइंट यही निकलता है कि यू हैव टू सी कि कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव रियलिटी खराब है, कितना ज्यादा उसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शन खराब है, उसमें कितनी रिग्रेशन है उसके अंदर, कितना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत अहम है। इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं कि वी ट्राई टू create a list of functional issues the patient is following. तो जब हम वो फेस करते हैं तो उसको हम आमतौर पर साइकोसिस में टारगेट सिम्टम्स भी कहते हैं। तो जब आप हिस्ट्री लिखें तो किसी भी पेशेंट्स की जो भी डायग्नोसिस हो, बट जस्ट मेक अ लिस्ट के इस पेशेंट का प्रैक्टिकली क्या मसला है। तो अगर वो आप लिस्ट बना लेते हैं तो दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट। और दवाइयां भी, अगर आपको हम दवाई की बात करें तो दवाइयों के लिए भी पहली शर्त ये है कि आपको पता हो कि टारगेट सिम्टम्स क्या है। टारगेट सिम्टम्स का पता होना भी जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है। जो चीज आपने नहीं लिखी, प्रैक्टिकली दैट डज नॉट हैपन।
उसके बारे में वो हुई नहीं है। तो बहुत कई तो ज्यादा जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन ये बात होती है कोई फाइल खुलती है तो पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी इसमें हम बात करते हैं। साइकोटिक पेशेंट्स में कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। दे डोंट हैव एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। कल हमने बात की थी कि डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग के हवाले से, that these patients are not very good in understanding the abstract. तो मिसाल के तौर पे I was talking to the one patient और उसमें the patient was kind of a borderline, having kind of a micropsychotic episode, और जब बहुत ज़्यादा बात हुई और एक हमारी जो मुफाहमत हो गई, बात सुन ली, बात एक्सेप्ट हो गई, तो just to check the psychotic nature या उसका abstract thinking, तो I wrote, for example, I said, you know, once you get all right, then I'll give you help. ठीक ना? So when I wrote this, so the patient could not understand the term. She took it very concretely. अंग्रेजी कमजोरी का भी हो सकती है बात, लेकिन बहरहाल फिर I had to explain the person and the patient kind of वो she understood और फिर she, तो कई दफा कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए साइकोसिस में कोशिश करें ज्यादा मुश्किल अल्फाज ना इस्तेमाल करें, आसान लैंग्वेज रखें। अगला पॉइंट बहुत ही अहम है, मुझे बहुत पसंद है ये पॉइंट, ये है कि नेवर अज्यूम दैट द पेशेंट ट्रस्ट्स यू और बिलीव्स यू, और या द पर्सन वांट्स योर हेल्प। तो अनलेस पेशेंट क्लियरली टेल्स यू दिस थिंग, द पेशेंट माइट बी थिंकिंग, तो साइकोसिस में ये बात बहुत अहम है, द पेशेंट माइट बी इवेल्युएटिंग यू, कैन ही ट्रस्ट यू, और अगर वो वाकई डिलूजनल है, साइकोटिक है, तो देयर कुड बी इज वेरी कॉमन सिम्टम कि he's harboring a paranoia and he might think that you are a part of the people who are trying to disturb the patient. You must be ready to terminate the interview or structure the interview अगर आपको लगता है patient is not in a good state और आपको लगता है ऐसी कोई चीज, तो accordingly आप steps लें। इसके बाद हम चलते हैं उन पेशेंट्स के जो जो who are coming with mood disorders mostly। तो उसमें आप briefly जो चीजें उसमें लैदा होंगी, जैसे हमने बात की कि यू विल आस्क देम अबाउट सुसाइडल इंटेंशंस, उनके फैंटेसी प्लान्स, यू विल टॉक अबाउट अगर कोई कहते हैं मेरा प्लान है, तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। कोई सुसाइडल प्लान बताता है अपना, जो वो प्लान उसने बनाया हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा, जो प्लान बताते ऐलान कर रहा होता है कि जी मैं मर जाऊंगा, मैंने अपने आप को मार लेना है, उसकी बनिस्बत जो नहीं बता रहा, जो ज्यादा घुनना है, ही इज मोर डेंजरस। खासतौर पर ऐसा पेशेंट जो बहुत कह रहा था जी मैं मर जाऊंगा और एकदम से चुप हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही माइट बी सेविंग द मेडिकेशंस, और रात को जब वो उसने सोचा हो कि आज रात को मैं गोलियां खा लूंगा, तो केयर गिवर्स को भी क्या उसकी तलाशियां लेते रहे कि गोलियां वो खाता भी है कि नहीं, जमा तो नहीं कर रहा, या कोई किसी को पैसे देके दवाई तो नहीं मंगवा रहा। पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन का सोचें, सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने का सोचें, और अगर पेशेंट घर जाना चाह रहा है, नहीं बात सुनना चाह रहा, तो उसको जरूर ऑफर करें कि अगर इफ ही हैज एनी प्रॉब्लम ही कैन रीच आउट टू यू। यहाँ पे कई बार सवाल होता है, अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब नंबर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो देयर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन अ वे। तो बाहर के मुल्क में देयर आर सुसाइडल emergencies helplines। यहाँ पे if I find a person having lot of suicide risk, so I do offer the family members the number, if they need they can reach me out। तो once in a while कभी ऐसा होता है, तो हो सकता है you are able to save someone's life। So how to interview the violent patient? अगर कोई violent patient है तो उसमें क्या होना चाहिए? तो violent patient के अंदर सबसे पहले तो we have to understand that the causes have to be uh, screened, जिसमें कई दफा एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है, बंदा होता ही सारी एंटी सोशल ट्रेट्स है, नशा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है। एंड समटाइम्स द कॉजेज आर मेडिकल इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन चल रही है, ट्यूमर्स चल रहे हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को भी वेरी वेरी वॉयलेंट, होमिसाइडल भी उसमें हो सकती हैं चीजें। सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं उस पर अलग से हम बात करेंगे, उसमें वायलेंस इज अ वेरी बिग थिंग, असॉल्ट और ये तमाम।
तमाम चीजें। मूड डिसऑर्डर्स itself could be violent, homicidal or could be suicidal. ये मोटी मोटी कॉजेज हैं, प्रैक्टिकली यही आप देखते हो वार्ड्स में। अगर कोई पेशेंट शराब या ड्रग्स लेता है या उसने पहले कोई हरकत की हुई है, जिसने पहले वायलेंस किया हुआ है, ही इज अ डेंजरस पर्सन, ही विल एक्ट अगेन। तो आपने पहले से होशियार रहना। एनीवन कमिंग विद अ चाइल्ड अब्यूज हिस्ट्री, very very high risk of doing some kind of abuse. वो कौन से साइंस हैं जो वायलेंस का पता देते हैं? सो एनी रिसेंट हिस्ट्री, कोई वर्बल फिजिकल थ्रेट्स, किसी ने आपको धमकी लगाई हुई है तो उसको सीरियसली लें, ऐसे ना सोचें। किसी के पास कोई वेपन है या कोई बहुत साइकोमोटर एजिटेशन का शिकार है, चल रहा है, दौड़ रहा है, हाथ पांव उसके वो हरकत में है, बैठ नहीं रहा एक तरफ, एक आराम से बैठ नहीं सक रहा, अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड, या कोई साइकोटिक पेशेंट है, पैरानोया है उसको, any psychotic patient having some kind of command hallucinations, this is a very dangerous category, जहाँ पे the patient वो आवाजें सुनता है और कई दफा उन आवाजों पे एक्ट कर लेता है, ठीक है ना? तो these patients are extremely dangerous. फिर मैनिक पेशेंट्स और एजिटेटेड डिप्रेशन, ये भी काफी कॉमन है, तो वी हैव टू बी, ये भी गुस्सा कर सकते हैं, गुस्से में मार धाड़ हो जाती है। वैसे कहा जाता है कि जो किसी मेंटल पेशेंट का आपको हमला करने का जो चांस है वो उतना ही चांस है जितना बिजली गिरने का चांस है आपके ऊपर। इट्स अबाउट 1 in 10 million। अब आप क्या करेंगे? आपको अगर लगता है शक है वायलेंस का या आप वैसे असेसमेंट करना चाह रहे हैं वायलेंस की, तो व्हाट यू विल डू इज you will assess the risk of violence, you will ask the patient about his violent ideation, his plans, वो कैसे करेगा, क्या करना चाहता है, पूरी बात उसकी सुने आराम से। फिर कुछ एज होती है बड़ी गुस्से वाली, 15 से 24 साल बड़ा गुस्सा आता है, बहुत किस्म की चीजें होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ समझ आनी शुरू हो जाती है, कई बार बाद में भी समझ नहीं आती। Sometimes it's the drugs, sometimes it's the socio-economic status, frustration leads to lot of agitation। अगर किसी को, सोशियोलॉजी स्टडीज बताती है कि अगर किसी को लगे कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो वो लोग बहुत वायलेंट हो सकते हैं। रेवोल्यूशन में ऐसे ही लोग लाते हैं। सोशल सपोर्ट किसी की कम हो, दैट पर्सन कुड आल्सो बी वायलेंट। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, किसी की पास्ट फ्रेंड रहते हैं, परेशान रहते हैं, वेरी वेरी लॉट ऑफ पेन। रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज, यहाँ पे हल्की सी बात करेंगे, विल डिस्कस सम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस पे बात होनी चाहिए। तो अगर ऐसा पेशेंट आए आपके पास, इफ यू सस्पेक्टेड, बी वेरी नॉन जजमेंटल, सपोर्टिव, कोई हार्श कमेंट्स ना दें। इफ देयर इज अ फीमेल क्लिनिशियन अवेलेबल, she is preferred, she can talk to the patient, it might be easy for her to open up। लेकिन मेल हाउस ऑफिसर्स, if you try, girls do open up if you kind of show proper empathy। तो अगर वो सुनने वाला चाहिए होता है, अगर आप प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसमें आउटडोर्स में प्रिवेसी का बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है। सो अगर कोई ऐसा सेंसिटिव केस हो तो उसमें ट्राई टू क्रिएट अ प्रिवेसी, आप उसको थोड़ा सा अलहदा बिठा लें, रश हो तो उसको कम कर लें, या क्यूबिकल इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर दे कम एंड शो there is a lot of shame, sense of humiliation, confusion। तो पेशेंट की बात सुने। आमतौर पे बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं जी मेरी तो कोई बात मान नहीं रहा। बहुत कॉमन है, द मदर्स टेल द डॉटर्स डोंट टेल एनीवन। और मेरे लिए भी डायलेमा होता है कि हाउ टू डील विद दिस, कि फादर इज वर्किंग इन सम अदर कंट्री and there is a person who abused from the family,
because the mother is the protector of the daughters. अगर बात का पता चलता है तो the blame goes to the mother. So इस वजह से mothers are kind of not really happy, or they kind of push it under the carpet. अगर आपको नहीं समझ आ रही क्या बात करनी है पेशेंट से, so listening is also a good kind of tool. जब आप सुनते हैं तो आपका खुद आपके ज़हन में कुछ नई नई बातें जब वो पेशेंट करता है तो that also helps. ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? We have to help the patient's self-esteem. पेशेंट जब गुस्से में आते हैं, वॉलेंट होते हैं किसी भी एज में, तो they are going through some kind of adjustment issues. ड्रग्स का पता करें, वेपन्स का पता करें, मैरिटल इश्यूज को देखें. Don't be overly patronizing or contemptuous of ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दें, ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करें. Try to have a neutral attitude, because जो भी स्टोरी सुना रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. We don't clearly know what happened. That is the way the person imagines. तो आप बहुत हाँ में हाँ मिलाएं. आप कहें कि ऐसा हो सकता है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इस पे हम बात करेंगे. अपना पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी इजहार मत करें, ठीक है? तो लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि हम अपने साथ उसको मिला लेते हैं. हम कहते हैं हाँ जी थोड़े वालिद बड़े जालिम ने, मेरा वालिद बड़ा जालिम है, मैं समझ सकना, ठीक है ना? तो खुद वो वर्ड्स ना यूज करें जो पेशेंट यूज कर रहा है. उन वल्नरेबल विक्टिम्स को नोट करें जो फैमिलीज आती हैं, कि उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो who are vulnerable, who need more, who kind of need your attention, or who might be unsafe, or who kind of अच्छा, अब ये काफी टाइम हो गया, आप लोग थक गए, तो we can kind of break over here and we can discuss something for tomorrow. क्या ख्याल है? Sir, it was going good. देख लें, we can have a question mid lecture question answer session, ताकि ऐसे कर लेते हैं, हम 2 मिनट ब्रेक लेते हैं. यहाँ तो कोई सवाल है तो सवाल कर लें, उसके बाद हम इसको आज पूरा कर लेंगे. थोड़ा सा रह गया 10-15 मिनट. जी सर. कोई सवाल आपका है अभी तक? सर मेनली एक यही सवाल आ रहा था कि ये जितने भी आप बात कर रहे हैं, ये मोस्टली आप इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी में इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं. ओपीडी में नॉर्मली जो आजकल मैं देख रहा हूँ वो अगर एजिटेटेड, इतने सीवियरली एजिटेटेड पेशेंट्स नहीं आ रहे, तो क्या ओपीडी में भी इतने सीवियरली एजिटेटेड पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं? क्यों 3 बंदे उनको पकड़ के जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं कि इसको चेक करें डॉक्टर साहब, ये बड़ा मसला आ रहा है? बिल्कुल. ओपीडी के अंदर, हर ओपीडी में 1-2 पेशेंट देखें ना. जब आपके पास 60 पेशेंट्स आएंगे ना, जिस दिन 60 पेशेंट्स, उनमें से जरूर 2-3 पेशेंट्स ऐसे होंगे जो मैनिक या ड्रग इंटॉक्सिकेशन के या किसी और ऑर्गेनिक इलनेस के होंगे. तो 1-2 तो जरूर आते हैं, ठीक है? तो कई दफा बाय से भगा दिया जाता है, उनको रिफर कर दिया जाता है ड्रग एडिक्शन आउटडोर के अंदर. और इसीलिए आपने पहले से तैयार रहना होता है, बिकॉज जब पेशेंट आ जाते हैं तो उसमें पे यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. होना ये चाहिए कि तमाम हाउस ऑफिसर्स जो भी टीम में है, अगर कोई पेशेंट आपको लगता है, तो देखें कई दफा ऐसा होता है कि जो पेशेंट इंटरव्यू ले रहा है उसको कई दफा अंदाजा नहीं होता. नए डॉक्टर्स होते हैं, पहली दफा पहला महीना चल रहा है, पहला हफ्ता चल रहा है. तो अगर दूसरे को लग रहा है कि यार ये पेशेंट खतरनाक लग रहा है, ये पेशेंट, निशानी होती है कि समटाइम्स द पेशेंट, एक तो ना आपको खुद महसूस हो जाएगा, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग इंस्टिंक्ट. तो नो वन शुड कम इन योर पर्सनल स्पेस. हमारी एक पर्सनल स्पेस होती है, उसमें समटाइम्स द पेशेंट इज टू नियर, दे कैन, तो कम से कम इतना दूर पेशेंट हो कि आप अपने रिफ्लेक्स से बच कर सकें, या आपको अगर भागना पड़े तो आप भाग सकें, किसी को पकड़ना चाहे आप ला सकें. एक बेल लगी हुई है, वहां उसको चेक कर लिया करेंगे बेल चलती है कि नहीं. और आमतौर पे जो अप्लाई है वो बड़ा ट्रेंड है, वो आमतौर पर नजर रखता है कि कोई एग्रेसिव हो ना, तो वो आपको खुद बता देगा कि यार डॉक्टर साहब ये पेशेंट जरा परेशान करने वाला है, इसको आप जरा बाहर ही देख लें या इसको लगा देख लें. कई दफा आपको इंटरवीन करना पड़ता है बिकॉज द पीएन इज बीइंग रूड टू द रॉन्ग पेशेंट. अगर पैनिक पेशेंट आ जाए और वो कहे कि भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ,
पहले मुझे देखें, तो वुड यू आस्क हिम कि नहीं जी बैठे अपनी बारी का इंतजार करें फिर आपको देखें? तो एग्जैक्टली सर। है ना, तो उसको आप खुद, मैं जब ड्यूटी पे हूँ, व्हाट आई डू इज आई गेट अप, आई रिसीव दैट पेशेंट, उसको स्पेशल मैं प्रोटोकॉल दे के हल्का सा जितना हो सकता है, बिकॉज आई हैव टू मेक अ डायग्नोसिस। टीका शिका दवाई शवाई तो उसको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन अगर कोई बंदा ऊपर पहुंचा हुआ है आसमान पे, तो उससे हिस्ट्री लेने के लिए फिर उसको ऊपर जाके मिलना पड़ता है कि अच्छा आप मुशर्रफ के रिश्तेदार हैं, और बताएं मुझे, और बताएं। तो आप जब पूछते हैं ना, तो फिर वो ही गिव्स यू इन्फॉर्मेशन एंड देन यू राइट डाउन नोट्स। और जब वो चीजें कागज पे आ जाती हैं, जब आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है, जब आपने लिख दिया कागज के ऊपर दैट पेशेंट इज अ हाई रिस्क पेशेंट, पेशेंट इज अ रिस्क टू हिमसेल्फ, तब आप केमिकली उसको फिर डील कर सकते हैं, बगैर देखे तो नहीं ना कर सकते। एग्जैक्टली सर। तो आपने सर तो एक, डॉक्यूमेंट, जी 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 सर, इसी तरह एक केस सिनेरियो ही है। रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट, शायद बाकियों के लिए भी थोड़ा सा हो जाए, आप भी उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि जी जी उस पेशेंट हैड साइकोसिस। काफी अरसे से उसका चल रहा था, ठीक हो रहा था, फिर बीच में ज्यादा हो जाता था, कम हो जाता था। साथ साथ उसको डिल्यूजन था कि एवरीवन इज गोइंग टू हार्म हर। अच्छा तो अब जब मैं उसका मतलब कि उसको अलग कमरे में रखा हुआ था, अलग कमरे में बिठाया हुआ था, तो हम्म सर ने मुझे कहा कि आप जाके उनका हिस्ट्री ले लें। मैं जब हिस्ट्री लेने गया तो शी आस्क्ड मी कि आप कौन है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सारा कुछ। फिर हम्म शी वाज लाइक कि नहीं, मैं ऐसे कमरे में इंटरव्यू दूंगी जहां पर कैमरा लगा होगा। साथ उसके हस्बैंड थे। आई सेड कि अगर आपके हस्बैंड हमारी वीडियो बना लें इंटरव्यू करते हम्म हुए तो विल हम्म दैट बी फाइन? कहते नहीं, आई डोंट ट्रस्ट माई हस्बैंड, आई डोंट ट्रस्ट, मुझे है कि आप लोग कोई काम मेरे साथ खराब कर सकते हो। अब ऐसा पेशेंट जो कि डिल्यूजन भी है, एंड शी वाज एजिटेटेड बीइंग अ फीमेल, शी वाजंट एबल टू फिजिकली हार्म एनीवन, क्योंकि वो उस तरह नहीं उस टाइम काम कर रही थी, लेकिन शी वाज वेरी एजिटेटेड। उसने अपनी दवाइयां भी महीने से बंद की हुई थी, एंड डिल्यूजन भी एग्जिस्ट कर रहा था। अब ऐसा पेशेंट जो कि आपको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, जो कि आपको कुछ नहीं बता रहा, और जो कह रहे हैं कि नहीं कोई कैमरा होगा, कोई सिक्योरिटी होगी तो मैंने आपसे बात करनी है, या मैंने उस एक फलाने डॉक्टर से बात करनी है, जब तक वो नहीं आएगा मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। अब वो फलाना डॉक्टर प्रोफेसर भी हो सकता है, और अगर उस प्रोफेसर ने आपको भेजा हो कि उसका इलाज करो, तो फिर इसकी क्या, व्हाट शुड वी डू? वी शुड कॉल के सर वो कह रही है कि बस उसने आपसे ही बात करनी है। हाउ शुड वी ओके प्रोसीड सो, टू इट? हाँ सो एक बहुत अच्छा सवाल है इसमें। ये बड़ी कॉमन सी एक पिक्चर है, तो उसमें क्या होता है कि यू ट्राई टू एंगेज द पेशेंट। अगर पेशेंट अगर बहुत आपको लगता है कि इज सस्पिशियस, पैरानॉइड, नहीं बिलीव कर रहा, तो आपने नोट कर लिया कि पेशेंट इज डिल्यूडेड या पेशेंट का कंसर्न्स हैं। अगर आपके पास उसकी हिस्ट्री है, दवाइयां उसको मिली हुई हैं, तो आपको पता है कि उसने फौरी तौर पर ठीक नहीं होना। तो व्हाट यू विल डू इज के बहुत लंबा लटकाने की बजाय ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन। अगर दवाई की जरूरत है, दवाई तक आप बात करते हैं। अगर कोई डिमांड्स करते हैं, तो आप कोई ऐसी डिमांड्स पे बात नहीं कर सकते जो आप पूरी नहीं कर सकते। यह आपने याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है कि पेशेंट से वही बात आप तय करें जो असल में हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब विल सी यू आफ्टर आई टेक द रिपोर्ट, और जब हम डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को या सैटरडे को या कल सुबह, जब हो सके वो चीज, तो एक उसको प्रैक्टिकल सही किस्म का आइडिया, अगर आपको लगे कि वो लेना चाह रही है, या अगर लगता है बहुत गुस्से में आएगी, तो यू कैन काइंड ऑफ से कि अच्छा मैं बात करता हूँ, आप बैठिए, आप ये दवाई खाइए, आप खाना ले लें, मैं इन्फॉर्म करके आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले आप थोड़ी सी मुफाहमत कर लो। जैसे हमने पहले दिन बात की थी कि कॉमन सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट डिसीजंस आप देखोगे फ्यूचर में, दे डोंट हैव अ क्लियर कट आंसर, इट हैज टू कम। आपको प्रिंसिपल्स बताए जा सकते हैं, बाकी वहां पे मुख्तलिफ किस्म की चीजें हों। हो सकता है कि आपके सारे फॉर्मूले जाया हो जाएं, और नर्स की कोई टिप वो आके कहे चलो चलो बस अब डॉक्टर साहब को छोड़ो, आके बैठ जाओ। अब वो सीधी फौरन जाके हो सकता है बैठ जाए। तो इसमें आप ऐसे पेशेंट्स में, खासतौर पर अगर फीमेल्स हो, तो नर्सिस की भी हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है सर। और सर इसी पेशेंट के अंदर था कि व्हेन वी मतलब कि आखिरकार उसको मना लिया, उसकी हिस्ट्री ले ली, सारा उसके हस्बैंड से हिस्ट्री ले ली।
अब जब मेडिसिन उसको रिकमेंड करने की तो कहती नहीं, मेडिसिन तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं दोबारा ले लूं। मेडिसिन की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है, मेडिसिन की वजह से मैं शी सेड कि मैं पागल हो गई हूँ, मेडिसिन तो अब मैंने दोबारा लेनी ही नहीं। तो अब इसको किस तरह काउंसिल किया जाए, उसको किस तरह समझाया जाए कि वो साइकोटिक भी है, मतलब कि जबरदस्ती उसको मेडिसिन दी जाए, जो कि एक बड़ी तो इनह्यूमेन सी हाँ, चीज लगती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक मेरे जहन में नहीं था कि यहाँ से शुरू होना चाहिए। आई जी थिंक इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो इफ अ पर्सन इज साइकोटिक, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव इनसाइट टू हिज इलनेस, अगर आपको पता चल गया है कि पेशेंट के अंदर इनसाइट नहीं है और वो सफर कर रही है और इसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुई है, तो अब उसको दवाई तो देनी है। देर इज नो अदर वे, नो अदर क्वेश्चन। अगर वो इतनी बेहतर हो बाहर के मुल्क में, अगर पेशेंट इस काबिल हो कि वो कुछ ना कुछ अपना काम कर सकता हो, तो वो कई दफा थोड़े बहुत साइकोटिक सिम्टम्स के साथ चलता रहता है। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल दाखिल हुई है तो अब वो इलाज के लिए दाखिल हुई है, सो द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट, एक्टिव पार्ट इन हर ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि आप, अगर वो ट्रीटमेंट पे तैयार ही नहीं है ना, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप पेशेंट का जो नेक्स्ट किन होगा, हस्बैंड वाइफ, ये जब आप पहली असेसमेंट कर लेंगे, डायग्नोसिस बना लेंगे, तमाम साइकोटिक डिसऑर्डर्स या डिल्यूजन्स की डेफिनेशन यही है कि द पर्सन इज आउट ऑफ द रियलिटी। तो अब रियलिटी में लाना हमारा पहला मकसद है। साइकेट्री इज अ फील्ड जहां पे द पेशेंट लूजेस द राइट टू से यस और नो। एक खास लेवल पे अगर आपने सेस कर लिया कि ये बहुत जरूरी है दवाई पेशेंट के लिए, डायग्नोसिस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेडिकल चीजें रूल आउट हो चुकी हैं, पेशेंट से आपने बात भी करने की कोशिश की है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल तैयार नहीं है, बट द फैमिली इज रेडी। ठीक है ना? सो जी अब क्या सर। होगा? हाँ, अब क्या होगा? ये इनह्यूमेन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए लॉस बने हुए, मेंटल हेल्थ लॉस बने हुए। तो अगर कोई पेशेंट, बाहर ये होता है कि अगर कोई पेशेंट दवाई नहीं खा रहा, तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेके उसको जबरदस्ती घर से उठा के इमरजेंसी में दाखिल कर सकते हो। और इवेल्युएशन करके अगर आप कहते हो कि यार ये तो साइकोटिक है, तो फिर आप कोर्ट से 3 दिन, हफ्ता या महीने के लिए मजीद उसको रिस्ट्रेंट कर सकते हो। ठीक है ना? और महीने के बाद नहीं ठीक होता तो आप 6 महीने के लिए रिस्ट्रेंट कर सकते हो, जब तक कि आपका ख्याल है ये ठीक नहीं। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ लॉज इस तरह लागू नहीं है। पाकिस्तान में ज्यादा फैमिली बेस्ड सिस्टम है। हर पेशेंट के लिए कौन कोर्ट जाए, कोर्ट्स फीस को गैर अहम समझते हैं, डॉक्टर्स भी कम है फोरेंसिक्स के। सुनाचे तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स से लिखवा लिया जाता है कि आपको बता दिया गया है, आपकी मर्जी से इलाज शुरू कर रहे हैं, तो रूटीन में फैमिली टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? जी सर, ठीक हो गया सर। व्हाट माय आंसर के इस कंडीशन में उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया था, उसको दवाई लिख कर दे दी गई थी, और उसके हस्बैंड ने जिम्मेदारी उठा ली थी कि मैं जिस तरह मर्जी इसको खिला दिया करूंगा घर में। अब ये है तो ऑफ द रिकॉर्ड, बिकॉज क्योंकि जो असल सिस्टम है जो हमने कानून में लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिकल तो वो है ही नहीं ना। ना ही हमारा पुलिस सिस्टम जुड़ा हुआ है मेंटल हेल्थ सर्विसेज के साथ, ना लॉ जुड़ा हुआ है। तो हमने एक कानून कॉपी करके वेस्ट का लगा दिए और हमने कहा जी हमारे पास कानून है, लेकिन एक होता है स्ट्रीट के, स्ट्रीट वाइज क्या हो क्या रहा है। तो आपने प्रैक्टिकली आपने अपने आप को सेफ रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बंदा, बिकॉज जो जो पेशेंट्स होते हैं पैरानॉइड, दे आर वेरी लिटिगस। लिटिगस लिटिगस का मतलब होता है कि आपके ऊपर वो केस करेंगे कि डॉक्टर यूशे ने मेरे पूछे बगैर मुझे ये दवाई दी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है ना? जी अब वो केस तो हो जाएगा आपके ऊपर और सवाल पूछा जाएगा कि भाई डॉक्टर यूशे आपने कहाँ डॉक्यूमेंट किया है कि ये पेशेंट साइकोटिक है? कितने लोगों ने कहा कि ये साइकोटिक है? किससे पूछा आपने? कोर्ट से पूछा कि ये पेशेंट जो है ये साइकोटिक है, मैं इसको दवाई देना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? सो ये जो बातें हैं ये अहम है। प्रैक्टिकली डे टू डे केसेस में इतना इशू नहीं होता, बिकॉज एक रूटीन बनी हुई है। लेकिन आप किसी पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि छुपा के दवाई दे दे। जी ठीक है सर। ना? तो ऑफिशियली नहीं कह सकते, लेकिन हम कह तो रहे होते हैं हर मरीज को।
क्योंकि ऑफिशियली तो हमारे पास सिस्टम है ही नहीं ना, जो हमने कानून लिख दिया उतनी चीजें तो हमारे पास है ही नहीं, ना फोरेंसिक सेटिंग है ना रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो वी आर गाइडिंग पेशेंट्स कि आप, क्योंकि अगर अगर आपके पास पुलिस नहीं है, मेंटल हेल्थ ट्रेन स्टाफ नहीं है, तो ऐसे पेशेंट के ऊपर उसको घर से उठाने की बजाय अगर उसको दवाई दे दी जाए थोड़ी थोड़ी कर कर, तो पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बातचीत करने के काबिल हो जाता है, और पहली फुर्सत में आप उसको इंगेज कर पाते हैं। जी सर, तो ये एग्जैक्टली। हाँ, तो ये दरमियाना रास्ता, आप 50 साल भी गुजर जाएंगे तो मेरा ख्याल है हम यहीं पे होंगे। ये हमारा एक मिजाज है, हमारी पूरी दुनिया से अलहदा, कि वी हैव मोर ऑफ लाइक अ फैमिली ओरिएंटेड थिंग। तो हम लोग नहीं चाहते कि कानून आके हमारे पेशेंट पे कहे कि जी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और जब मैं समझूंगा ठीक है तब हम इसको रिहा करेंगे। ठीक है, तो ये एक फैमिली बेस्ड सिस्टम है। चलो आगे ठीक चलते है। हैं, मेरा ख्याल है। जी सर, तो किसी और का भी कोई सवाल है सर तो आप एक दफा पूछ लें, फिर आगे। ये थोड़ा सा रह गया, खत्म करके फिर एंड पे ले लेते हैं। ठीक है सर। दूसरी स्लाइड है जो, अच्छा है आपने बीच में अच्छे सवाल किए। अब ये एक छोटी सी गाइडलाइन है कि रिस्ट्रेंट्स कैसे होने चाहिए। यहाँ पे फिजिकली तो कोई हमारे पास रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, जो आपने देखा है सिस्टम में वो में वही रिस्ट्रेंट है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लोग भी कम होते हैं, पता चलता है वर्कर भी एक है, वो नीचे गया हुआ है, या जिस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ये तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यही हालत है हमारे पास। क्योंकि देखो जो रिस्ट्रेंट वाली बात है ना, वो बेसिकली फोरेंसिक सेटिंग की बात है। कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे फोरेंसिकली भी पेशेंट्स को, वॉलेंट पेशेंट्स को भी देखा जाए। अगर आप कभी मेंटल हॉस्पिटल जाओ तो उनका आउटडोर 70% वॉलेंट होते हैं। तो आपको इंशाल्लाह कभी प्लान बनाएंगे, विल टेक यू टू द मेंटल हॉस्पिटल, आप लोग खुद भी जा सकते हो। आई कनेक्ट यू टू द कंसल्टेंट जो कैमकोलियन है, वो आपको रिसीव भी करेंगे, आउटडोर भी दिखाएंगे। तो वहां पे इवन आजकल भी आप लोग हॉस्पिटल भी नजर मार सकते हो, 60-70% वॉलेंट पेशेंट है, हर दूसरा पेशेंट वॉलेंट होगा। तो वहां रूटीन में क्या होता है, पेशेंट एक साइड से एंटर हो रहा होता है, दूसरी साइड से उसको डेपो लग रहा होता है, और डेपो के बाद वो पेशेंट रिक्शे में बैठ के घर जा रहा होता है। तो स्पीडो स्पीड 400 से 600 पेशेंट्स डेली आउटडोर में देखे जाते हैं। इट्स अ टोटल नई दुनिया है। तो वो इंशाल्लाह वी विल प्लान समथिंग, आई विल कनेक्ट यू टू द डॉक्टर एंड विल डू इट। तो ये रिस्ट्रेंट की छोटी सी गाइडलाइन है कि क्या होना चाहिए, कैसे फ्लूइड्स देने चाहिए, रिस्ट्रेंट्स को चेक होना चाहिए, क्लिनिकली उसको देखना चाहिए। तो जब मैंने मेंटल हॉस्पिटल में आई यूज्ड टू वर्क, तो वहाँ पे एक साइकेट्रिक इमरजेंसी बनाई हुई थी, जहाँ पे जो 1400 इनमेट्स या जो इन पेशेंट्स जो होते थे, उनमें जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता था तो उसको वहाँ बुलाया जाता था, वहाँ पे देखा जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था। ज़्यादा मसला होता था तो सर्विसेज इमरजेंसी में वी यूज्ड टू रेफर है, और अदरवाइज फिर अपने अपने यूनिट्स में वो लोग वापस चले जाते थे। मेजर इंडिकेशंस यही है जो आपके पास आएंगे इमरजेंसीज में। वॉलेंट बिहेवियर, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ईपीएस, साइकोसिस, समटाइम्स एपिलेप्टिक पेशेंट आ जाता है, समटाइम ड्रग पेशेंट आ जाता है। मेयो के अंदर कुछ लोग ऐसे भी गरीब लोग कई दफा आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एडमिट कर दें, हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है, कोई ना कोई उनको एडमिट कर जाता है, एंड देन नोबडी कम्स टू टेक देम। समटाइम्स लोग लड़ाई शड़ाई करके भी आ जाते हैं कि जी हम घर छोड़ के जा रहे हैं। समटाइम्स साइकेट्रिक यूनिट, अगर उनको पता हो तो कोई ना कोई बहाना बना के वो भी एडमिट। तो आपने जब भी एडमिट करना है तो उसमें एक रफ सा असूल मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा एडमिट होना चाह रहा है, आपने देखना है कि क्यों एडमिट होना चाह रहा है, आपने उसको एडमिट नहीं करना। ठीक है, यहां तक कि आप कन्विंस हो जाए कि नहीं नहीं एडमिट होना चाहिए। और जो एडमिट नहीं होना चाह रहा, आपने उसको एडमिट करना है यहां तक कि आप कन्विंस हो जाएं कि इसको नहीं एडमिट होना चाहिए। ठीक है ना। तो पेशेंट जो चाहते हैं थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स करेंगे तो क्लैरिफिकेशन आएगी। कई दफा हम केयर गिवर्स को रेस्ट देना चाहते हैं, घर में बहुत सारे मसले हैं, हम एक आध पेशेंट को रख लेते हैं ताकि फैमिली थोड़ी सी दोबारा से ताजा दम हो जाए। कभी कभार हम डायग्नोस्टिक क्लास क्लैरिफिकेशन के लिए एडमिट करते हैं, कई दफा हमें दवाई नहीं देनी शुरू करनी होती है। कुछ दवाइयाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्लोजरिल, लिथियम, इवन एक एंटीसाइकोटिक इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन। तो हम प्रॉब्ली फ्यूचर में एक बात करेंगे कि हम रूटीन, जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसमें क्या हमें रूटीन कैसे चलना चाहिए। प्रॉब्ली दैट कुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉक।
कि हम जब पेशेंट एडमिट कर लिया तो अब क्या करना है वहां पे। एंटीसाइकोटिक्स, अच्छा अब ये थोड़ी सी मेडिकेशंस हैं कि जो वायलेंट पेशेंट है उसको दवाइयां देनी है तो क्या देनी है। घूम फिर के हमारे पास वही दो दवाइयां हैं जो आप सबको देते हो प्रैक्टिकली, आपको पता है, सेरिनेस, फिनर्गिन, इन दोनों को मिक्स करके आईएम दिया जाता है और साथ बेंजोडाइजेपिन दे दी जाती है। और फिर अगले दिन जाके जब थोड़ा सा पेशेंट बेहतर होता है तो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, डायग्नोसिस क्लियर किया जाता है और उसको आगे लेके चला जाता है। ये प्रिंसिपल याद रखें कि ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड आफ्टर आफ्टर द डायग्नोसिस इज क्लियर। कई दफा आप स्टार्ट कर देते हो अगर बहुत ऐसी इमरजेंसी है, बहुत एग्रेसिव पेशेंट है। आपने ये याद रखना है कि शुरू शुरू में जब आप आते हो तो आप नोट करते हो कि यार ये जो हाउस ऑफिसर्स कहते हैं कि यार ये बुक में लिखा है कि 2 मिलीग्राम दवाई होनी चाहिए कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, पहला एपिसोड है साइकोटिक तो जी 2 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हैं वो आए हैं उन्होंने 4 मिलीग्राम लिख दी है, ठीक है ना। तो उसमें टाइम के साथ यू अंडरस्टैंड दैट जो दवाई बुक्स में लिखी हुई है वो तो ब्रांड लीडर्स की दवाई है, उसकी मिकदार है। जो हम दवाइयाँ यहाँ परचेज करते हैं हॉस्पिटल्स में वो आती हैं टेंडर बेस्ड। तो जिस दवाई का सबसे कम टेंडर होता है, जो सबसे घटिया होती है आमतौर पे, वो दवाई चल रही होती है, वो 8 मिलीग्राम देते हैं तो 2 के बराबर होती है, ठीक है ना। ये अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वेरी साइंटिफिक बट दिस इज, यू विल क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कि यार ये क्या हो रहा है। तो दवाई जब आप देते हो तो साइड इफेक्ट्स टेल यू अबाउट, जब आप गोली की डोज बढ़ाते हो सो उसका जो इफेक्ट आता है तो वहां से फिर आप टाइट्रेट करते हो कितनी डोज होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। हम इस पे बात करेंगे एंटीसाइकोटिक्स पे डिटेल से कि कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, कितनी डोज होनी चाहिए, कौन से टेस्ट होने चाहिए, कौन से टेस्ट नहीं होने चाहिए, और तमाम दवाइयों के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। यहाँ पे ब्रीफली यही है कि एंटीसाइकोटिक्स एंड बेंजोडाइजेपिन कुड बी द फर्स्ट लाइन। आप पहले उसको मुंह से ऑफर करो, अगर खा लेता है 5-10 मिलीग्राम ओlanzapine ले लेता है तो इट इज मोर देन इनफ फॉर अ वायलेंट पेशेंट, इससे काफी काम डाउन हो जाता है। लेकिन समटाइम्स आप एक इंजेक्शन दिया आपने, नहीं ठीक हो रहा, 15 मिनट बाद आप दोबारा से इंजेक्शन दिलवाएंगे, नहीं ठीक हो रहा, आप 15 या 30 मिनट बाद दोबारा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर 2-3 इंजेक्शन फेल हो जाते हैं देन यू कंसिडर अबाउट गिविंग दैट पेशेंट एन एंटीसाइकोटिक या कोई डेपो किस्म का, क्लोपिक्सॉल एक एंटीसाइकोटिक है जो डेपो फॉर्मेशन में आता है। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कि एंटीसाइकोटिक्स की डोज कैसे देनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, क्लोपिक्सॉल एक्यूफेस एक इंजेक्शन है जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली 90% उन पेशेंट्स को देते हैं जो 2-3 इंजेक्शन या 2-3 ओlanzapine गोली देने के बावजूद दे आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड। लेकिन क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डेपो है, आमतौर पे ओनली ए कंसल्टेंट शुड प्रेस्क्राइब इट, क्योंकि उसकी बहुत खास कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। तो इसीलिए आमतौर पे मेडिकल ऑफिसर या पीजीआर को जो कंसल्टेंट है वो जब गाइड करता है तब जाके ये टीका लगवाया जाता है। तो इसकी हम बात करेंगे लेदर से कि क्यों इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन राइट भी है, भी राइट है, एक गुड केयर का हिस्सा भी है। जस्ट राइट अबाउट द कंसाइज पिक्चर, जो आप देख रहे हैं, जो आपको समझ आ रही है, जस्ट राइट इट डाउन इन प्लेन इंग्लिश। राइट डाउन अबाउट द पॉजिटिव नेगेटिव फाइंडिंग्स, केयर गिवर्स का नाम लें, उनका आईडी कार्ड चेक करें, उनसे थोड़ा बहुत सवाल जवाब करें, बिकॉज यू नो आप, एवरीबडी इज काइंड ऑफ अ सस्पेक्ट। साइकेट्री में आपने अंधा एतमाद नहीं करना, अगर किसी ने कोई नाम बताया है और आप, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूँ और हाइपोथेटिकली कोर्ट में मैं जाता हूँ और कोर्ट में मेरे से पूछता है जज के यार आपने ये पेशेंट देखा है और आपने नोट्स डाले हैं, तो क्या ये जो बंदा ये वाकई इसका रिलेटिव है, तो एटलीस्ट आई शुड हैव सम काइंड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। मैं कहूँ हाँ जी आई हैव चेक द आईडी कार्ड, आई नो, मैंने दोनों का आईडी कार्ड चेक किया, या मुझे पता ये लाहौर का है। या आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन माइंड में जरूर रखो, जहां आपको लगे कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई बात सेंस नहीं कर रही, कोई उसका कोई रीजन नहीं बन रही, तो उसको फिर मजीद प्रोब करो। तो सच निकालने का बहुत आसान सा तरीका है कि यू कीप आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, और तीसरे चौथे क्वेश्चन के ऊपर अगर झूठ होगा तो फिर एकदम से बातें रुकना शुरू हो जाएंगी, वहां पे कोई कोई और
आपको क्लू मिल जाता है उसका। ट्रीटमेंट प्लान लिखें, डीडीज के बारे में लिखें, डिस्कस करें अपने मेडिकल ऑफिसर से, हिस्ट्री, मेडिकल स्टे एग्जामिनेशन, जो जो चीजें आपको आपको आती हैं, आप करते हैं, जो फाइंडिंग्स निकलती हैं, कॉन्फिडेंटली अपना नाम लिखें, स्टैंप लगाएं, साइन करें। देयर इज नो पर्टिकुलर डेंजर इफ द रिकॉर्ड इज रिटन। अगर रिकॉर्ड नहीं लिखा, वो सबसे बड़ा एक मसला है। मिसाल के तौर पे आपने एक पेशेंट लिया अपनी ड्यूटी पे और वो एडमिट हुआ 2 बजे, और 3 बजे जब आप लंच करके वापस आए तो उसकी डेथ हो जाती है। तो अब आपकी सबसे पहले, जैसी डेथ होती है आमतौर पे फाइल आगे एमएस के पास चली जाती है, तो सबसे पहले पता चलेगा कि यार द पेशेंट वाज नॉट सीन। ये सबसे खतरनाक बात है। इसके बनिस्बत अगर आउटडोर वाला पेशेंट अपनी सस्पिशन लिख देता है कि जी आई एम थिंकिंग ऑफ दिस, इट लुक्स लाइक दिस, आई हैव डन माय प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आई वुड एडवाइज टू रूल आउट थ्रू लैब टेस्ट, और इसको ऑब्जर्वेशन मैं करना चाहता हूँ। अपना थोड़ा सा उसने प्लान 3-4 लाइनें लिख दी हैं, एचओ ने पेशेंट रिसीव कर लिया, उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ये बातें मैं करता हूँ, टेस्ट भिजवा दिए, 3-4 लाइनें उसने लिख दी, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कर ली, एवरीवन इज सेफ। ठीक है ना। सो लिखना, आमतौर पर लोगों का ख्याल होता है जी जो लिखेगा वही फंसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। आप अपना नाम लिखें, नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज अगर आपने अपना काम कर दिया तो बस आपके लिए इतना ही काफी है। आपका आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। ओके जी, यहाँ पे जल्दी से मैं 4-5 कंडीशंस के आपसे बात करूंगा, जस्ट टू गिव यू एन प्रैक्टिकल आइडिया। सो इफ अ केस ऑफ अब्यूज कम, साइकेट्रिकली यू विल लुक फॉर साइंस ऑफ ट्रॉमा, डिटेल ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा में हम डिस्कस करेंगे। साइंस के बाद आप मैनेजमेंट की तरफ जाओगे, मेडिकल इश्यूज, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन और रिपोर्ट। इसी तरह अगर कोई एडोलेसेंट क्राइसिस का पेशेंट आता है तो आपको पहले से ही पता होगा कि यार ये पेशेंट सुसाइड, ड्रग्स, लॉ, प्रेगनेंसी, रन अवे, साइकोसिस, ईटिंग इश्यूज, ये इस एज के बड़े मसले हैं। तो इन बड़े मसलों पे आपने थोड़ी थोड़ी बात करनी है और हर चीज के बारे में सवाल करना है, जो बात पता कर सकें देखें। मोस्टली फैमिलीज के साथ इशू होता है, तो आपको फैमिली डायनामिक्स और क्राइसिस ओरिएंटेड थेरेपी का इंतजाम करना पड़ता है, जो अक्सर वो लोग नहीं करवाते या भाग जाते हैं, या sometimes it fails, but you should have a plan। अगर हो जाए तो you should work on it। बेरीजमेंट का केस आता है तो you must be knowing already that these are the main issues: guilt, irritability, insomnia, somatic complaints। तो यहाँ पे एक डिस्कशन है, ये हम लेटर से बात करेंगे कि whether we should give any depressants or not, whether it's a bereavement, benzodiazepine देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो इसमें रिसेंटली एक नया उन्होंने पॉइंट निकाला है, वो कहते हैं जी अगर डिप्रेशन का क्राइटेरिया मैच कर रहा हो तो गो विद एंटी डिप्रेसेंट्स। प्रीवियसली ऐसा नहीं था, प्रीवियसली कहते थे सिर्फ नींद की दवाई दें, अब कहते हैं नींद की दवाई कम दें, एंटी डिप्रेसेंट ज्यादा बेहतर है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसकी खास पिक्चर है, सुसाइडल जेस्चर्स, आइडिएशन, ड्रग्स, माइक्रोसाइकोटिक एपिसोड्स, कट्स, ये सब चीजें। तो इसमें एक खास किस्म की हम एवेल्युएशन करते हैं, एक खास तरीके से इसमें हम प्रोसीड करते हैं। और इसके अंदर व्हाट वी डू इज के we again do a risk evaluation, we kind of do this psychotherapy का प्लान करते हैं, और एक it's kind of more like a psychotherapeutic kind of thing। ये आगे पे चंद एग्जांपल्स हैं, I'll just show you the slides। मेरे ख्याल में डिटेल्स काफी हैं, आप लोग काफी टाइम हो गया आप लोगों का भी। डिलीरियम है, हाइपरवेंटिलेशन है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, इंसेस्ट। इनफैक्ट तमाम डिसऑर्डर्स को आप जब इस तरह देखोगे तो एकदम से यू विल हैव टू डिस्टिंक्ट आइडियाज। कहीं कहीं पे उनके सिम्टम्स आपके जहन में क्लियर होंगे, जहां जहां क्लियर नहीं है वो आप खोल के बुक से आप देख सकते हैं पॉइंट्स। अगर आप लोगों के पास हैंडबुक नहीं है और आप हैंडबुक ले लेते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। ओवरऑल जो फौरन पढ़ने का मजा है, जो फौरन क्लैरिटी आती है उससे, दैट इज आई थिंक इज वेरी यूजफुल काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ मेरे ख्याल में इख्तिताम करते हैं, आज के ये आखिरी स्लाइड है मेरा ख्याल है। तो अब आपको अगर सवाल है तो पूछ सकते हो।
सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जी जो डिल्यूशनल या साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनके बिलीव्स को हमें शेक करना चाहिए और किस एक्सटेंट तक हम उसको शेक कर सकते हैं? ओके, आप बताएं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हम्म, क्या आप एक पेशेंट को का जो बिलीफ है उसको डिल्यूजन करार देने के लिए क्या आपको पूरी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी? जी सर, लेकिन अगर वाकई में उसका डिल्यूजन हुआ और उससे वो ज़्यादा एजिटेट हो गया या फिर थोड़ा लेकिन ज़्यादा डायग्नोसिस देखो ना, डायग्नोसिस नहीं ना बन सकता उसके बगैर। हम्म, अगर एजिटेट हो रहा है तो आप उसको यू विल पोस्टपोन। आपने एक खास हद तक की बात आपने बहुत कोशिश नहीं करनी होती। होता क्या है कि आपने बात की, फिर थोड़े बाद दूसरे डॉक्टर ने बात कर ली, दूसरी सिटिंग में बात हो गई, तीसरी सिटिंग में हो गई, लेकिन एक सिटिंग में भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि डिल्यूजन है कि नहीं। ठीक। और सर क्या हमें उन्हें बता देना, मतलब उनसे हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि जैसे हमें उनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि वो जो बोल रहे हैं हमें उस पर यकीन नहीं है, या फिर हमें वो नहीं, उसमें बड़ा अच्छा बुनियादी क्वेश्चन है ये। बेसिकली वो डिल्यूजन हमारा रह गया ना, हमने पहले डिल्यूजन डिस्कस करना था, जी तो उस डिल्यूजन में ये बात डिस्कस होनी थी, तो यहाँ पे अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। तो डिल्यूजन में आप पहले तो उसकी कहानी सुनोगे मरीज की, ठीक है ना। उसके बाद ये मेरे ख्याल में हम ये कल परसों ये भी रख देंगे वो कैसे बनती है, उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये भी कैसे बनती है। लेकिन प्रैक्टिकल टिप ये होगी कि आप उससे सवाल पूछोगे। मिसाल के तौर पर उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं एक रॉयल्टी से ताल्लुक है, मेरा एक रॉयल्टी से ताल्लुक है। अब आप उससे बेसिक सवाल सिर्फ पूछो कि अच्छा कौन सी रॉयल्टी से, कैसा है, क्या चीजें हैं। बिकॉज अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इमरजेंसी में गया, मुझे एक दफा फोरेंसिक केस देखना था प्रिजन में। तो जो पेशेंट था, मैं गया ना, तो वो अपने क्यूबिकल में बैठा हुआ, तो मुझे कहता है कि मैंने कहा क्या क्या मसला है तुम्हारा। तो कहते डॉक्टर साहब रात को ना फर्श के नीचे मशीनें चलती हैं। अच्छा तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है बताओ मुझे इसके बारे में। तो वो काफी देर बताता रहा, क्योंकि देखें अगर किसी के जहन में एक छोटा सा फॉल्ट आ जाए, बट ओवरऑल वो चीजें समझ सकता है बंदा, ओवरऑल चीजों को सोच सकता है, तो वो जितने अरसे से सोच रहा है तो उसने कोई ना कोई स्टोरी उसके जहन में बन चुकी होती है, कोई ना कोई रैशनल उसका उसने बना लिया होता है। तो जब आप उससे बात पूछते हो ना, तो जो एसोसिएशन होती है आपको पता चलता है कि यार ये जो इसको तो शोर की आवाज आ रही है, तो प्रॉब्लम इसके शोर करने का है, प्रॉब्लली शोर सुनने का, या तो हेलुसिनेशन हो सकती है, या उस असल शोर को ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है। इसको कहते हैं डिल्यूजनल परसेप्शन। इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ साइकोसिस कि पंखा चल रहा है और पंखा चलने में से आवाज आ रही है। ये कौन सी साइकोपैथोलॉजी है? पंखा चल रहा है और पंखा चलने में से, सिर्फ जब पंखा चलता है तब आवाज आती है। ये आपने कल के लिए होमवर्क आप लोगों ने ढूंढना है कि ये कौन सा हेलुसिनेशन है, कि जब कोई एक चीज होती है तो तब सिर्फ हेलुसिनेशन होती है, वरना नहीं होती। अच्छा ठीक। अरे डॉक्टर साहब नलका चलता है तो मुझे आवाजें आती हैं, जब भी नलका चलता है तो उसमें से मुझे आवाजें आती हैं। तो हेलुसिनेशंस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। सही है। तो वो बीएफ स्किनर वाला ही ना हो गया कि जब वो आप एक अमल को दूसरे अमल के साथ कनेक्ट कर दो, तो आपकी दो थॉट्स आपस में मिल गई हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, दो एक इमोशन से दूसरा इमोशन बन जाता है और उस इमोशन से पहला इमोशन बन जाता है। और ये बेसिकली तो हेलुसिनेशन की टाइप्स की बात है, वो बीएफ स्किनर की तो मेरे जहन में नहीं है क्या एग्जैक्ट क्या बात है, वो आप देख के बताना हमको बल्कि। सर एक और क्वेश्चन है। जी जी भाई। ये कि जैसे हमें पेशेंट की प्राइवेसी का हम बताए कि उसकी परमिशन के बगैर हम कोई बात नहीं कर सकते किसी और से, तो अगर हमें कोई साइकोटिक पेशेंट है और उसकी इंटेंशंस हैं किसी और को हार्म करने की, तो उस कंडीशन में हम क्या प्राइवेसी ब्रीच कर सकते हैं या नहीं? बहुत बहुत अच्छा फोरेंसिक क्वेश्चन है। तो अमेरिका में ये हुआ कि देयर वाज दिस वन पेशेंट, उसने साइकियाट्रिस्ट को बताया
कि मैंने फलाने फलाने को मारना है, तो उसने इसी प्रिवेसी के खाते में नहीं बताया आगे कुछ, तो उस बंदे ने आगे जाके ना उसको मार भी दिया बेसिकली। तो फिर बाद में इस पे कोर्ट में केस चला, डिस्कशंस हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब आपने, अगर आपको वाकई लगता है तो आपकी ड्यूटी है अगले को बताना कि somebody wants to kill you। तो इस किस्म के, तो यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिकली अगर आपको पेशेंट कहे कि जी मैं चाचा को मार देना है, तो आप क्या करोगे? में बैठे हुए क्या करोगे आप? सर पता नहीं। सो प्रैक्टिकली चाचे को कौन, उसको तो पहले तो आप उसको कंफर्म करोगे ना। तो उसके बाद अगर आपका बाप कहता है कि नहीं जी डॉक्टर साहब ये तो बड़ा प्यार करता है, ये बीमारी में 1 हफ्ते से ऐसे हो गया, ठीक है ना, तो अगर आपका दिल कर रहा है आप चाचे से बात कर लें, चाचा आपको यही कहेगा हाँ डॉक्टर साहब पागल होया है ते उनसे साडा बहुत ज्यादा प्यार है आपस में, ठीक है ना। ठीक। तो आपको बताना दिल कर रहा है, तो ये आपकी एक अपनी सब्जेक्टिव किस्म की वैल्यूएशन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको किसी ने कोई ऐसी बात की है, देखो गवर्नमेंट में बहुत सेफ्टी है, गवर्नमेंट में थिंग्स आर प्रोटेक्टेड बिकॉज आपके पास बहुत सारे लोग हैं मसला करने वाले, आपके ऊपर सीनियर भी हैं, ऊपर उससे भी सीनियर हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देख रहे हो, तो अगर प्राइवेट पेशेंट आपका कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने आज घर जाके अपनी बेगम को कत्ल करना है, ठीक है ना, यहाँ पे जो साइकियाट्रिस्ट है उसको पसीने छूटेंगे कि यार चाहे बीवी को कत्ल करना है या उसने खुद अपने आप को मारना है, तो कि यार इसको अब कैसे डील किया जाए, कहाँ मैं डॉक्यूमेंट करूं, किसको बताऊं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल इशूज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आप क्या करते हो, पेशेंट को थोड़ा सा उसको एंगेज करते हो, उसकी बात सुनते हो, कई दफा उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हो, कई दफा उसको मनाने की कोशिश करते हो, उसका सपोर्ट सिस्टम जानने की कोशिश करते हो, और फाइनली इफ यू मेक हिम, आप उसको प्यार कर लेते हो कि अच्छा यार अगर कोई मसला होगा तो आपको इन्फॉर्म करे, या आप अपने बड़े भाई को इन्फॉर्म कर ले, आप बड़े भाई से भी बात कर लेते हो, तो आप अपने तौर पे कोई ना कोई एक प्रोग्राम बनवा लेते हो जो कि बाद में हेल्पफुल होता है। ठीक। तैयब हाउ आर यू भाई? तैयब साहब आपको मजा आया? आपने कोई सवाल आपके जहन में? तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं